वार्षिकोत्सव समारोह में सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, माता पिता और गुरु जी को चरण वंदन। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान लक्ष्मण जी सोलंकी CBO चोटन, अध्यक्षता कर रहे हीरालाल जी खत्री, वरिष्ठ शिक्षाविद, मेजबान विद्यालय के प्रिंसिपल नानगाराम जी, कॉलेज प्रिंसिपल बाबूलाल जी ख्याला साहब और समस्त मेरे प्रिंसिपल साथी और SMC अध्यक्ष ठाकरा राम जी, गांव से पधारे हुए अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी क्योंकि समय की लिमिटेशन तय हो गई है तो ज़्यादा कुछ न कह करके अंत में ही मौका मिला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी सीनियर करके आगे जा रहे हैं उन्हें दो चीज़ों में फर्क करना है। एक चीज़ ये है, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कोई काम करने की। अगर अभी सीनियर पास वाले बच्चों को पूछा जाए तो कोई कहेगा मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे कलेक्टर बनना है। हर किसी की कोई इच्छा जरूर है, लेकिन इरादा किसी का नहीं। सबकी इच्छा ही है। जैसे कोई समस्या आती है हम इच्छा से विमुख हो जाते हैं। हम इच्छा और इरादे में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। जब किसी भी लक्ष्य को पाना हमारा इरादा बन जाएगा, उस समय जब भी समस्या आएगी आपका इरादा मजबूत होगा, और यदि आप उसको इच्छा में ही रखेंगे तो जब भी समस्या आएगी आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा इरादा बना लें कि मुझे ये काम करना है। हम क्या करते हैं, अपने हालात को हम पहचानने का प्रयास नहीं करते। हमने देखा होगा इसमें से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें मेरी तरह जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, जिनके परिवार के हालात ऐसे हैं कि उनका पढ़ना और उन्हें शिक्षा के प्रति एक लक्ष्य का इरादा बनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पा रहे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जिस किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसे अपना एक इरादा बना दें, अपने हालात को पहचान लें, और हालात के पहचानने के बाद अपने माता पिता का क्या लक्ष्य है, क्या इरादा है आपको बनाने का। जिस विद्यार्थी ने अपने माता पिता के इरादे को भांप लिया, अपने माता पिता के अंदर की बात को पहचान लिया कि मेरे माता पिता मुझे ये करना चाहते हैं, और जिसने माता पिता के हालात को, अपने हालात को समझ करके और उसे प्राप्त करने का यदि प्रयास करना शुरू कर दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो विद्यार्थी उसको हासिल जरूर करेगा। आपने देखा होगा, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक विद्यार्थी है, दो विद्यार्थी आपस में एक साथ बैठे थे, तो दूसरा विद्यार्थी, दोनों आपस में मित्र थे, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी के घर गया। उसने वहां की स्थिति देखी, उसकी मां चारपाई पे बीमार पड़ी थी, उसके पिताजी एक फैक्ट्री के अंदर श्रमिक का कार्य कर रहे थे, और उसका बेटा और उस मां के पास बैठा हुआ मोबाइल को चला रहा था। दूसरे विद्यार्थी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूं। तब उसने कहा तुम्हारी मां की ये कंडीशन है, मुझे तो बहुत बड़ा दुख हुआ देखकर। तो उसने कहा चलो तुम मोबाइल चला रहे हो, अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो, तुम्हारी मां बीमार पड़ी है, तुम्हारे पिताजी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हारे पिताजी का तुम्हें हालात का दृश्य दिखाता हूँ। तो वो लेकर के अपने पिताजी की जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वहां उसके पिताजी पसीने से तरबतर, मतलब लेबर का काम कर रहे थे। तब वो अपने श्रमिक साथी के साथ एक बात कर रहे थे कि देखो बहुत परेशानी है। तो उन्होंने, उसका साथी कह रहा था अब काम बंद कर दो, बहुत काम हो गया, अब थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। तब वो कहते नहीं, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे उसकी बहुत चिंता है, उसके लिए दवाई ले जानी है, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुछ करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा बेटा इस फैक्ट्री का मालिक होगा। ये उस पिताजी के ख्वाब जब उसने अपने दूसरे श्रमिक साथी के साथ बयान किए, तब उसके बेटे ने सुना, और उस दिन उसके दिमाग में ये बात सेट हो गई कि मेरे पिताजी का जो इरादा है वही अब मेरा लक्ष्य है। और उसने उस बात को लेकर के इतनी मेहनत की, क्योंकि उसने अपने हालात को पहचान लिया। हम अपने हालात से दूर भागना चाहते हैं, जिस दिन हम अपने हालात को समझ लेंगे, अपने हालात को पहचान लेंगे, माता पिता के इरादे को समझ लेंगे, और उसके अनुसार जब काम करने हम लग जाएंगे तो हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगा। और उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा के अंदर स्टेट टॉप करके अपना नाम और अपने पिताजी का नाम ऊंचा किया। तो आप सोचें कि वो व्यक्ति वही पहले पढ़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके और बाद के दृश्य में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि उसने अपने हालात को पहचान लिया और उसने अपना इरादा मजबूत बना दिया। अब उसके सोते और जागते एक ही लक्ष्य था कि मुझे इस बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है, मुझे इस
फैक्ट्री का मालिक बनना है। इस कारण से उसने मेहनत की और उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार आप सफल हो जाएंगे। कई बार आपको असफलताएं मिलेगी, बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। हम क्या करते हैं, कोई भी समस्या आती है, सर हमारे पास किताबें नहीं है, घर वाले पैसे नहीं देते, हॉस्टल में रहने का पैसा नहीं है। ये सारी समस्या हर विद्यार्थी के साथ आती है। अब लेकिन हम अपनी इच्छा को छोड़ देते हैं। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि मेरी इच्छा क्या है और मेरा इरादा क्या है। यदि आपका इरादा है तो आप उस पद से हटेंगे नहीं और आप मेहनत करते रहेंगे और उस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, आप उत्तरोत्तर मेहनत करते रहें, इतनी मेहनत करें कि जिंदगी के अंदर जब आप मतलब आप अभी सर जैसे आपको कहते हैं, कई बार क्या होता है, नानगाराम जी मेरे गुरु हैं, 6ठी 7वीं और 8वीं, या आपके जो प्रिंसिपल है नानगाराम जी, वो मेरे क्लास 6, 7 और 8 के गुरु हैं और आज मैं उनके साथ प्रिंसिपल पद के रूप में उनके साथ बैठा हूं। तो मेरे से ज्यादा गर्व मेरे गुरु को है कि देखो मेरा शिष्य जो मेरे ही ज्ञान के उपयोग से आज इस पद तक पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आप हमसे भी ऊपर आकर बैठेंगे, आप हमारे शिक्षक के रूप में पढ़ करके जब हमसे ही बड़े स्थान पर आकर बैठेंगे, तब हमें धूला गर्व होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसको ऐसी आदत बना दें। देखो आदतें कई तरह की होती है। गलत आदत अपने आप सीख जाते हैं, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीख जाते हैं। अच्छी आदत सीखने में टाइम लगता है, लेकिन जब सीख जाते हैं तो जिंदगी सुखी हो जाती है। और गलत आदत सीखने में आसान है, जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत बड़ा दुख देती है। इसलिए अच्छी आदत आप सीख जाएं, लेकिन आदत सीखने के लिए आपको अपने आप को पनिशमेंट देना पड़ेगा, अपने आप को सजा देनी पड़ेगी आदत में सुधार के लिए। कोई कहता है कि सर हमारी आदत पड़ गई, सुधार दो। मैं या मन से आपको कुछ भी कह दूं, आप नहीं सुधर सकते हो। जैसे मान लिया एक विद्यार्थी की सुबह लेट उठने की आदत है, तो क्या वो सुधर जाएगा? वो 6 बजे या 8 बजे उठेगा तो 8 बजे ही उठेगा। ऐसा कोई विद्यार्थी है? जो सफल विद्यार्थी होते हैं, चाहे 90% पढ़ने वाले विद्यार्थी भी रात को अच्छी तरह से सोना चाहते हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहता है, जो कमजोर है, वो भी रात में उतने ही घंटा सोना चाहता है। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि दूसरा सोने के बजाय अपने आप को सजा दे करके मतलब जगा करके अध्ययन कर रहा है। तो आप अपने को खुद को सजा दें और खुद की सजा से ही हम अपनी आदत बदल सकते हैं। मान लिया आप सुबह उठे, आप उठ करके आपके उठने की आदत नहीं जा रही है। मैं उदाहरण बताऊं, जैसे मेरी आदत है, मैं सुबह लेट उठ रहा हूं, उठ नहीं पा रहा हूं, 100 रुपए मैंने जेब से निकाले और फाड़ दिए। क्यों? मैंने सजा दी खुद को कि आज मैं लेट उठा। आप 3 दिन में दावे के साथ कहता हूं, आप 3 दिन 100 रुपए फाड़ दो, चौथे दिन कह देंगे, आपकी खुद के मन में आएगा कि 100 रुपए चले जाएंगे, आज तो जल्दी उठना है। आप 6 बजे से पहले 5 बार जगेंगे, आप 6 बजे से पहले 5 बार जगेंगे। ये खुद को बदलने की इच्छा है आप में अंदर। यदि खुद की बदलने की इच्छा पैदा होगी तो बदल लेंगे। तो इसलिए अच्छी आदत डालें और अच्छी आदत से आप मेहनत करते रहें। ब्रूस ली का नाम आपने सुना होगा, जिसको मार्शल आर्ट का लीजेंड कहा जाता है, ब्रूस ली। हम सब जानते हैं कि उसके जैसा कोई मार्शल आर्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम में से कम लोग जानते हैं कि उस व्यक्ति के 2 पैरों में से एक पैर 1 इंच छोटा है। उस व्यक्ति के मार्शल आर्ट का राज भी यह है कि उसके 2 जो पैर हैं, उसमें से उसका एक पैर 1 इंच छोटा है दूसरे पैर से। आपको ताजुब होगा कि उसकी आई साइड जो है वो -10 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो सामने वाले को देख भी नहीं पाता है। और अनुमान लगाओ कि वो मार्शल आर्ट का मतलब आप उसको लीजेंड कह सकते हैं, रोल मॉडल कह सकते हैं, उसके जैसा कोई मार्शल आर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, हम जब भी मार्शल आर्ट को सीखते हैं, या तो जैसे आपके योगा वगैरह है, मार्शल आर्ट सीखते हैं तो चाहे ब्लैक बेल्ट हो, चाहे व्हाइट बेल्ट हो, सब में एक ही जैसे पंच सिखाया जाता है बार बार। जो पंच 1000 बार सिखाया जाता है, वो क्यों सिखाया जाता है बार बार? इसलिए सिखाते हैं कि वो आपकी आदत बन जाए। जब भी आपके ऊपर कोई हमला हो, तब आपको इस बात का विचार नहीं करना पड़े कि अब मुझे कौन सा पंच मारना है। अपने आप आपका शरीर रिएक्ट करे और आप उस पंच को चलाएं। इसका मतलब यह है कि आपने उस चीज को अपनी प्रैक्टिस में इतना उतार दिया है कि अब वो आपकी हैबिट बन गई है। तो मैं ये चाहता हूं, सफलता जितनी भी होती है वो सारी किताबों से होकर निकलती है। ऐसी कोई सफलता नहीं है जो किताबों से होकर नहीं गुजरती। इसलिए आप किताब को पढ़े, इतना पढ़े कि वो आपकी हैबिट बन जाए, आदत बन जाए। और अच्छी आदत जो होती है ना, उसमें हमेशा सकारात्मक व्यवहार होता है। अभी सर ने बताया था कि पॉजिटिव जो बिहेवियर है वो अच्छी आदत को निर्माण करता है, और अच्छी आदतों से व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता है। और व्यक्ति का जितना ऊंचा व्यक्तित्व होगा, उतनी ही सफलता उनके नजदीक होगी। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, वो व्यक्ति सफल ज्यादा होगा। तो आप अपने आप के व्यक्तित्व का विकास करें, ज्यादा मेहनत करें और अपनी जो भी बुक्स है उसको पढ़ें, इरादे को मजबूत बनाएं, अपने हालात से कभी नहीं भागें।
अपना जो भी हालात है उस हालात को हमेशा ध्यान रखें और उसके अनुसार ही चलें। यानी यदि हम अपने हालात से नहीं पहचानेंगे और अगर आगे ट्रैक छोड़ देंगे, हम कई बार क्या करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। वैसे लंबी तो ये है, प्रैक्टिस मेक से मेक परफेक्ट। मैं आपको इतना ही कह रहा हूं, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यानी अभ्यास जो है पूर्ण बनाता है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। अगर प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास आपको पूर्ण बना देगा, यदि आपका अभ्यास गलत है तो आपकी एक गलत आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अगर आप एक गलत आदत का प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी गलत आदत बढ़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस हमेशा परमानेंट करती है। प्रैक्टिस मेक परमानेंट। प्रैक्टिस जो होती है, अभ्यास जो होता है, वो स्थायी करता है। किसी भी चीज को आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो वो आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी। बाकी समस्याएं तो बहुत सारी आती है जिंदगी में, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसके समस्याएं नहीं आती। अगर आप समस्याओं पे डाल के अपने काम से भाग जाएंगे, अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे तो आप कायर कहलाएंगे। इसलिए आप अपनी समस्याओं से नहीं भागेंगे। एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई किसी की कोई समस्या है क्या? तो सबने हाथ खड़ा किया, साहब सबकी समस्या है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसकी समस्या नहीं है। और आज भी यहाँ बैठे सब लोगों की कोई ना कोई समस्या है। तो सबने कहा समस्या है। अच्छा, उन्होंने पूछा कि भाई कोई समस्या को दूर करवाना चाहता है? तो सबने हाथ खड़ा किया। आज तो गुरुजी आ गए, फटाफट सबकी समस्या भी दूर कर देंगे। उन्होंने कहा मैं अभी आया था, मैंने देखा सब जगह मैं जाता हूँ, वहाँ पूछता हूँ, सारे लोग ही समस्या में हैं। लेकिन अभी मैं 2 किलोमीटर दूर से आया, वहाँ पर 4-5 लोग सोए हुए थे, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं थी। तो लोगों ने भी विचार किया, सर ऐसी जगह हमने तो नहीं देखी। तो क्या अभी उनका कहने का तात्पर्य यह था कि शमशान घाट के अंदर जहाँ मुर्दे रहते हैं, वो सोए रहते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती है। और समस्या होना जिंदा दिली का या जिंदा होने की एक पहचान है। इसलिए आप ये कभी नहीं कह सकते कि समस्या नहीं होगी। अगर आप जिंदा है तो समस्या रहेगी, अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो समस्या होगी नहीं। तो इसलिए आपकी जिंदगी के साथ समस्याएं चल रही है, इसको लेकर चलते रहो। और जहां तक हो आप अपने लक्ष्य से अडिग मतलब मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। हो सकता है कई बार आप असफल होंगे, और असफलता ही सफलता की निशानी है। जितने ज्यादा आप असफल होंगे उतने ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। आपको एक उदाहरण बताऊंगा। कलकत्ता की एक बेटी जो IAS बनती है, ऑल इंडिया में उसकी 3री रैंक है। 3री रैंक के बाद वो जब कलेक्टर बन जाती है तो उसके पिताजी एक वेंडर होते हैं, ठेला चलाने वाले, वो अपने पिताजी को उस ठेले के अंदर बिठा के कलकत्ता की पूरी गलियों में घुमाती है। आप अनुमान लगाओ वो क्यों घुमाना चाहती है? उस अपने पिताजी को उस गलियों से क्यों घुमाना चाहती है? वो इसलिए घुमाती है कि मेरे पिताजी का लक्ष्य था, मैंने मेरे पिताजी का इरादा पढ़ लिया था कि मुझे IAS बनना है, और मैंने IAS बन के दिखाया। इसलिए उसे अपने पिताजी पर गर्व था, और उसने अपनी हालात को पहचाना, और उस हालात को देखते हुए वो कलेक्टर बनी, और उस हालात को उसने सारे लोगों को दिखाया कि मेरे पिताजी ठेला चलाते हैं, फिर भी मैंने IAS की नौकरी प्राप्त की है। अब आपके समझ में आ गई, आप अपने हालात को पहचान करके लक्ष्य के साथ काम करते रहे और कभी भी विचलित नहीं हो। बाकी मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन की कदर जानता हूँ। बाकी लंबी चौड़ी बात है, आगे और भी बातें हैं, लेकिन समय की सीमा तय कर दी गई है। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक सर ने बात कही थी कि सर हमारे यहाँ नामांकन कैसे बढ़ाया जाए। मैं मेरे थोड़े कुछ सुझाव आपको देना चाहूँगा। पहला सुझाव तो ये है कि इंग्लिश मीडियम की स्कूल में मीडियम इंग्लिश ही होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूंगा, सेंट एंस स्कूल थी जोधपुर में, मैं वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। एक टीचर, एक पेरेंट आए, वो मेरे साथी को साथ रहते थे, इंग्लिश मीडियम नवोदय से पढ़ के आए थे। उनके पास आए, उनका कोई रिश्तेदार था, उनको कहा सर मुझे आप स्कूल के साथ चलो। मैंने कहा भाई इनको क्यों ले जा रहे हो, आप अकेले चले जाओ। तो वहाँ दिक्कत ये है कि चाहे पेरेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, वहाँ का जो भी स्टाफ है, चाहे चपरासी तक का स्टाफ हो, सारा इंग्लिश में बात करता है। मुझे इंग्लिश समझ में आती नहीं, इसलिए मजबूरी में वो उनको ले जाते थे। अब वो क्या है, कैसे ट्रांसलेटर को ले जाते थे। अब उन्होंने स्कूल का नियम बना दिया, जोधपुर की बड़ी इंग्लिश स्कूल थी सेंट एंस। अब मुझे ये बताओ उन्होंने ऐसा माहौल क्यों तैयार किया? इसलिए किया कि जब आप इंग्लिश ही बोलेंगे, चाहे गार्जियन आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे आपस में स्टाफ इंटरेक्शन करे, चाहे बच्चे इंटरेक्शन करें, इंग्लिश के अलावा कोई भी वर्ड यहाँ स्कूल में अगर शुरू नहीं होगा तो आपके कहने का मतलब अपने आप इंग्लिश का माहौल बन जाएगा। इसके लिए थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, और ये कठोर हम निर्णय ले लेंगे कि बिना इंग्लिश के आप कुछ भी नहीं कर सकते, इंग्लिश तो आपको बोलनी पड़ेगी। अच्छा, कई हमारे साथी है साहब, उनको अंग्रेजी आती नहीं, कोई बात नहीं, आप मैक्सिमम पढ़ाते समय जैसे आप 100 शब्द बोलते हैं तो उसमें से 70 शब्द आप अंग्रेजी के ही बोलेंगे, 30 वर्ड ही आपके लिए, इससे ज़्यादा आप हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहने का मतलब है आपका यहाँ का, जब मैं ये समझता हूँ किसी विद्यालय की प्रगति का सूचक उसका विद्यार्थी है। जब आपका विद्यार्थी बाहर जाकर के अंग्रेजी बोलेगा
तब उसके लोगों के समझ में आ जाएगा और आपको प्रचार और प्रसार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप आपके लिए यहाँ एडमिशन के लिए लाइन लगा देंगे। उसके लिए केवल विद्यार्थी नहीं, उसके लिए हमें भी प्रयास करना पड़ेगा। हमें अपने कार्य के प्रति इंगेज होना पड़ेगा। हम अपने कार्य के प्रति इंगेज नहीं होते। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकर है, जो काम करते हैं, उसमें से 23% लोग अपने कार्य के प्रति इंगेज नहीं है। मतलब 23% ही इंगेज है, बाकी लोग इंगेज नहीं है। तो ये हमारी एक सच्चाई है। तो इसलिए आप सारे इंगेज हो जाए। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ इंगेज का। मान लिया 1-2 फौजी थे, दोनों एक साथ रिटायरमेंट हो गए। दोनों रिटायरमेंट के बाद में एक फौजी ने 1000 करोड़ की फैक्ट्री खड़ी कर दी, 1000 करोड़ का मालिक बन गया। दूसरा फौजी वो नौकरी नहीं लगा और वो फौजी घूमते हुए वहीं उसी फैक्ट्री में आ गया। उसने कहा कि मुझे भी नौकरी दो, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में उसको नौकरी दे दी। एक दिन शाम को काम करते करते काफ़ी लेट हो गए। उन्होंने पूछा, यार अपन दोनों एक साथ लगे थे फौज में, दोनों एक साथ रिटायरमेंट हुए, आज स्थिति ये है कि तुम 1000 करोड़ के मालिक हो और मैं तो वही का वो बेरोजगार रह गया वापस। इसका कारण क्या? तो उसने कहा कि इसका भी एक कारण है। जब अपन फौज में थे तब तक मुझे एक घटना याद है, मैं अब बताता हूँ। वो घटना तुम्हें याद होगी शायद, कि एक बार अपन कोई ऑफिस का कार्य था, अपन रात को 9 बजे तक काम करते रहे ऑफिस में। काम करने के बाद अपन दोनों रवाना हो गए और अपन दोनों बैरक में आ गए। बैरक में आने के बाद मुझे याद आया कि जिस ऑफिस में अपन काम कर रहे थे उसका पंखा और उसकी लाइट चालू रह गई। मैंने तेरे से कहा कि चलो चलते हैं, क्योंकि वहां से चलने में 2 मील की दूरी थी, वहां से ऑफिस की, बैरक से ऑफिस की दूरी 2 मील की थी। तो मैंने तुमसे कहा था कि चलो अपन चलते हैं और उसकी लाइट और पंखे को बंद करें। तो तुमने क्या कहा था? अरे यार, एक लाइट की तो बात है, क्या फर्क पड़ता है, एक पंखा है और वो भी चलना तो एक ही रात है, क्या फर्क पड़ेगा। यानी उस दिन तुम सो गए, ये कह करके सो गए और मैं वापस गया और मैंने जाकर के उस लाइट और पंखे को बंद किया, क्योंकि मैंने उस फौज के अंदर उस ऑफिस का अपने आप को नौकर नहीं बल्कि अपने आप को उसका मालिक माना था। इसलिए मैंने जाकर के बंद किया। और जिस दिन आप अपन साथी, जो कार्मिक साथी है, जिस दिन हम इस विद्यालय के अपने आप को मालिक मानने लग जाए, उस दिन अपने आप अपन इंगेज हो जाएंगे। और यदि मालिक नहीं मानेंगे, नौकरी करेंगे कि साहब मैं तो बस नौकरी कर रहा हूँ साहब, तो इसका मतलब ये है कि हम इंगेज नहीं। और आप अगर 100% इंगेज हो जाएंगे तो अपने आप रिजल्ट आने लग जाएगा। रही बात ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो मैं भूणिया का उदाहरण देना चाहूँगा। भूणिया में प्रिंसिपल रामधन जी, उन्होंने अपने विद्यालय के अंदर 1100 का नामांकन किया है और उन्होंने 1000 रुपये की विकास शुल्क रखी है। और यहाँ आने वाले सारे विद्यार्थी दे सकते हैं। 80 का आपका पर क्लास का नॉर्म्स है, तो 320 विद्यार्थी होते हैं, 3,20,000 रुपये। आप हर साल एक नया अपना टेम्पो खरीद करके बच्चों को ले जाने के लिए शुरू कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई साहब ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है। आप 1000 रुपये विकास शुल्क, यहाँ बैठे आपके एसएमसी अध्यक्ष, आप निर्धारित करते हैं कि 1000 रुपये आपका विकास शुल्क लगेगा, आप ले लें। और विकास शुल्क एक बार ही लेना है, बार बार महीने वाली फीस का सिस्टम नहीं करना, नहीं तो लाएंगे नहीं बच्चे। एक बार आपने विकास शुल्क ले लिया, आप अपनी ट्रांसपोर्ट की सुविधा कर दो। वहाँ भूणिया के अंदर खुद के व्हीकल है, सरकारी स्कूल में खुद के व्हीकल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते। तो मैं यही चाहूँगा कि पूरी टीम अगर मिलकर काम करे तो कुछ भी किया जा सकता है। और सर ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया और स्टाफ साथियों ने, और आपने भी इतने समय तक झेला, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।